हेलो दोस्तों, क्रिएटर्स एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, और ये जो चैनल है ये उन बच्चों के लिए है जो इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा इको हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। बगल से रोड गया है तो थोड़ा नॉइज़ भी आ सकता है, तो थोड़ी मैनेज कर लेना। एंड हाँ, इस चैनल में मैं बात करूंगा पूरी की पूरी बेसिक्स को लेकर के। ठीक है, मतलब हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे या कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पूरे टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल भी बेस नहीं होता। तो हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिनका बेस बिल्कुल भी नहीं है और वो बस चाहते हैं कि उनका बेस क्लियर हो जाए। तो हम जो भी पढ़ेंगे टर्म्स के साथ पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधी बात करता हूँ चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को लेकर के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यानी कि गाइस ये बताओ कि आखिर ये सॉलिड जो है, ये जो टर्म है ये है क्या? क्या है सॉलिड? क्या होता है? व्हाट इज़ सॉलिड? कोई बताओ हमको। आप मुझे बताओ कि ये जो सॉलिड है ये होता क्या है, इसके बारे में कोई हमको एक्सप्लेन करो। तो चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोई भी मैटर में, ठीक है, मैटर का ऐसा स्टेट कह सकते हो या मैटर का ऐसा फिजिकल स्टेट, ठीक है, मैटर का ऐसा स्टेट जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि Cp। अब याद रखना कि मैं जब भी Cp टर्म्स को यूज़ करूं तो वो होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो देखो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, है ना। ये दोनों ये जो दो यूनिट हमको दिख रहा है इसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, और ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, है ना, सटे हुए। तो इस तरह से बनने वाला जो फॉर्म होगा ना वो होगा सॉलिड। इसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, आपस में बिल्कुल क्लोज्ड पैक्ड, आपस में बिल्कुल क्लोज्ड पैक्ड हो। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड। तो ऐसा जो मैटर का स्टेट होगा वो सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक टर्म यूज़ किया मैटर का, ठीक है, और क्या टर्म यूज़ किया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो आखिर ये दोनों क्या होता है? अगर कोई स्टूडेंट्स को ये समझ ना आए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है तो उनको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं या एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या एटम हम बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल और एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि फ्रीडम स्टेट में नहीं होता, वो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जो कि साइज में एटम से बड़ा होता है, और एटम जो होता है फ्रीडम स्पेस में नहीं होता, फ्रीडम स्टेट में। ठीक है, फ्रीडम स्टेट में नहीं होता, एंड एटम जो है वो फ्रीडम स्टेट में होता है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये पार्टिसिपेट करता है, कौन? एटम। इसको अगर हम बोलेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि ये पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, और मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होता है, और एटम को हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये एटम प्लस एटम, यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन एटम आर कंबाइंड फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 से ज़्यादा जब एटम मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल को बनाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
तो आप लोगों को क्या क्या टर्म्स कंप्लीट हो गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल जो होता है वो आपस में बिल्कुल सटा हुआ होता है, क्लोज्ड पैक्ड होता है। तो इस तरह से बनने वाला जो मैटर होता है वो सॉलिड स्टेट कहलाता है। क्लियर है। एंड अब हम लोग आ जाते हैं मैटर में। व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर जो होता है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर पाएंगे, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, वॉल्यूम होता है जिसका, मास होता है जिसका। ठीक है, वॉल्यूम एंड मास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। मैटर से मैटर भी समझ में आ गया। तो मैटर का फिर 3 स्टेट होता है फिजिकल में। क्या क्या मैटर का 3 स्टेट होता है? मैटर का स्टेट क्या होता है, चलो देख लेते हैं। मैटर का स्टेट अगर हम फिजिकल में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैटर का 3 स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, पढ़े होंगे आप लोग, एक और होता है गैस। ठीक है, ये इसका फिजिकल है। ठीक, फिजिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट किए मैटर को, जिसमें से हम लोगों को सॉलिड के बारे में अभी पढ़ना है। लिक्विड के भी बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल क्लोज पैक्ड नहीं होते, थोड़ी उनमें डिस्टेंस होती है, तो वो लिक्विड होता है। और गैस में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करना, आप लोग ये करना कि जब पंप होता है ना, हवा देने वाला पंप, उसका आगे का नॉब को अपने उंगलियों से बंद करना और उसमें हवा को प्रेस करना, एयर को प्रेस करना। आप देखोगे एक डिफिनिट वॉल्यूम तक जाने के बाद वो प्रेस नहीं होता। और वो प्रेस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना, वो आपस में बिल्कुल सट जाते हैं। उस लेवल के बाद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और नहीं प्रेशराइज हो पाते। तो इसीलिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वही होता है गैस। ठीक है ना, और लिक्विड का भी बस वही हाल होता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैटर का केमिकल वे में। अभी हम आप लोगों को बताया था अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एकदम बेसिक लेवल पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल और 100% क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल स्टेज में। इसको मिटा रहे हैं हम। अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लेते जाइए। ठीक है, मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ। ले लिया आपने। अब चलिए अब देखिए हम इसको केमिकल में लेके जाते हैं। केमिकल स्टेट में जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मैटर को, तो ये फिर 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, ये फिर 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो बिल्कुल प्योर हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो बिल्कुल भी प्योर हो, पूरी तरह से प्योर हो, वो होता है प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर जो आप जानते ही हैं कि 2 कंपाउंड को अगर मिलाएंगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर होगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो चलिए पहले प्योर सब्सटेंस को और आगे बढ़ाते हैं। प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। अब आप पूछोगे सर जी ये एलिमेंट होता क्या है ना? तो देखो मालिक, आप लोगों को एक बात क्लियरली बता रहे हैं। एलिमेंट बिल्कुल सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, एकदम बिल्कुल सेम। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई डिफरेंट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सेम टाइप के बनने वाले एटम से मिलकर बनने वाले प्रोडक्ट को एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? एंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी सब्सटेंस को देख रहे हो, जितने भी मैटर को देख रहे हो, वो सभी एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने को भी आप देख रहे हो, तो एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, डॉट 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 डॉट, जितने भी हैं सारे। ठीक है, एलिमेंट में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड्स।
ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक ना। मेटल क्या होता है? मेटल ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप मेटल को डिफाइन करो तो मेटल जो होता है वो होता है कि जो कंडक्टिविटी शो करता हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी को शो करता हो, हीट का भी कंडक्टिविटी को शो करता हो, वो मेटल कहलाता है, ठीक है। नॉन मेटल जो बिल्कुल शो नहीं करता कंडक्टिविटी एंड हीट को, वो होता है नॉन मेटल। एंड मेटलॉइड्स दोनों के प्रॉपर्टीज़ को शो करता हो, यानी मेटल का भी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, वो मेटलॉइड्स होता है। बात समझ में आ गई? कोई इशू है? नहीं है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग एलिमेंट में कम से कम 5 इसके एग्जाम्पल को डालो मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन सा होता है और मेटलॉइड्स कौन सा होता है। ये आप लोग ज़रूर देना, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपाउंड की तरफ, ठीक है। कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो गाइस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऐसे कंपाउंड, एक्चुअली हम लोगों ने कंपाउंड को बताया नहीं, सॉरी। अब आ जाते हैं कंपाउंड की तरफ, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? जब 2 and more than एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ठीक है, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कंपाउंड। फिर से सुनेंगे एक बार और, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो जो नया प्रोडक्ट जो बना वो कंपाउंड बनता है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं H2O, NaCl, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नहीं छोटा हो जाएगा, H2O, NaCl, H2SO4, ETC, ठीक है। अब इसी में आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कंपाउंड के फिर 2 टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि देखो कंपाउंड्स बहुत हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब इनको अगर हम सिस्टमैटिक वे में स्टडीज़ करें तो होच पोच हो जाएगा, नहीं तो होच पोच को हटाने के लिए हम लोगों ने इसको 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। एक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड को रखते हैं जो बिल्कुल जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। बात समझ में आ रही है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड को हम लोग रखते हैं या ऐसे कंपाउंड का हम लोग स्टडीज़ करते हैं जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यही सब है, H2O, NaCl, ठीक है, ETC। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग ऐसे कंपाउंड को पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड का स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम लोगों को कार्बन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, यानी कि ओनली कार्बन। जैसे कि हम लोग मीथेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इथेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, इथेनल, इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, है ना। ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अभी कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछना। एक स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको कोई इशू ना हो, आप समझ सके कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। ले लिया? इसमें से जो सॉलिड है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, अच्छे से जाना सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड को मेनली 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमरफस सॉलिड, ठीक है।
अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम लोग कह सकते हैं अभी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसके Cp यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में होते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? और अभी आप लोग बुक्स में, अभी मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है, उस फोटो में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि डिसिप्लिन अरेंजमेंट है ना, मतलब हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लगातार चलता जा रहा है, तो एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का, आप फिगर में देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में ही लगातार चले जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट या डिसिप्लिन अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। और ये होता है लॉन्ग टर्म ऑर्डर में, ठीक है, ये कैसा होता है? लॉन्ग टर्म ऑर्डर में होता है, मतलब ये काफ़ी दूरी तक, मतलब काफ़ी लंबी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी लंबी दूरी तक एक ही के जैसा चलती रहती है, इसमें किसी तरह का इनडिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं आता है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, ठीक है। अब चूँकि हम लोग देखते हैं हम लोग ये देखते हैं कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट यानी कि एक ही शेप में ये चल रहा है, जिसके कारण ये रेगुलर अरेंजमेंट में है एंड लॉन्ग टर्म में है, तो जाहिर सा बात है कि ये जो सॉलिड बनेगा वो बनेगा ट्रू सॉलिड, होगा ना। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन करवाता हूँ, अब आप एक काम करना, विजुअलाइजेशन करना अपने माइंड में, ठीक है। मैं आपको 2 टास्क देता हूँ, 2 अलग अलग बंदे, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको मैंने 2 टास्क दिया। एक टास्क में मैंने कहा कि आपको मैं लड्डू दे रहा हूँ और साथ में बताशे दे रहा हूँ, और 2 प्लेट्स भी दिया मैंने। अब मैंने कहा कि आप इसको अच्छे से बिल्कुल सजा दो, है ना। तो आप क्या करते हो, पहले टर्म्स में आप क्या कर रहे हो कि आपने लड्डू को बिल्कुल सिमिलर और रेगुलर अरेंजमेंट में पहले ऐसे डाला, ठीक है, ऐसे आपने, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं चलो, ऐसे आपने रेगुलर अरेंजमेंट में एक लाइन में ऐसे करके पहले डाला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से फिर ऐसे लड्डुओं को डालना शुरू किया, ठीक है। इस तरह से आपने सारे लड्डुओं को क्लोज्ड पैक्ड किया। तो जाहिर सा बात है कि इस तरह से डालने के बाद जब आप ऐसे अरेंज करेंगे लड्डू को, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो लड्डू से भरा हुआ थाली है वो एक स्टेबल अरेंजमेंट में है और ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू आपने उसमें डाल दिए, ठीक, और वो कहीं ले जाने में भी आपको आसान होगा क्योंकि वो जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे से कॉम्पैक्ट है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब यहीं पर आपने एक दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई किया, ये जो आपने लड्डू सजाए, अब आपने बतासों को भी इन लड्डुओं के, मतलब इतना लड्डू रखने के बाद एक पंक्ति में लड्डू को आपने रखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लड्डुओं को इस तरह से सजाना शुरू किया, फिर आपने बताशों को, ठीक है, लड्डुओं के नीचे इस तरह से सजाना शुरू किया आपने, जो बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्पैक्ट भी नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल रेगुलर और अच्छे से अरेंज नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेबल अरेंजमेंट नहीं हुआ ना, ये तो आप कहीं लेके जाओगे तो वो गिर ही जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से बनने वाला जो सॉलिड होगा, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा सॉलिड का, वो क्या होगा, वीक होगा। बात समझ में आई आपको। तो इसलिए जब हेक्सागोनल अरेंजमेंट में या एक ही टाइप के अरेंजमेंट में, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट में, डिसिप्लिन अरेंजमेंट में अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सजाया जाता है तो उससे बनने वाला जो सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये ट्रू सॉलिड होगा
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। उसी के ठीक उलट एमरफस सॉलिड में, ठीक है, इसमें क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा इंडिफिनिट होगा, बिल्कुल भी रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होगा, ठीक है, नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल भी रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होगा, वीक होगा, ठीक है, जब अरेंजमेंट नहीं है तो वीक होगा। इसके अलावा शॉर्ट रेंज होता है ऑर्डर, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और क्या होता है, ये वीक होते चला जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, एमटी भी होगा लो, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर ये होता है कि जब आप इसको क्लीव करोगे ना, काटोगे बीच से, तो एक तरफ का जो आपका फेस होगा ना वो खुरदुरा होगा, ठीक है, रुखड़ा होगा, और दूसरे तरफ का जो फेस होगा ना वो एकदम चिकना होगा, ठीक है। ये इसका एक कैरेक्टर होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस? ओके, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा एमरफस को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। एमरफस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है गाइस? तो सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि ये दिखने में सॉलिड तो होता है बट ये एक्चुअल सॉलिड नहीं होता है, इसलिए इसको शैडो सॉलिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शैडो सॉलिड, शैडो सॉलिड, ठीक है, इसलिए इसको शैडो सॉलिड भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर ये सुपर कूल्ड लिक्विड कैसे है, एक एग्जांपल दीजिए। तो चलो हम लोग एक एमरफस सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लास, ठीक है। ग्लास एक एमरफस सॉलिड है। आप लोग एक काम करना, आप लोग देखना कि खिड़कियाँ जो होती हैं, विंडोज़ है ना, विंडोज़ वाला वो गूगल वाला विंडोज़ नहीं सरकार, ये वाला विंडोज़, ठीक है ना, जो घरों में लगा होता है। तो आप लोग एक काम करना, जब कहीं नई खिड़कियाँ लग रही हो तो आप उनका एड्ज को मेज़र कर लेना, मिडिल को भी मेज़र कर लेना। उसके बाद आप देखोगे 5 साल 10 साल के बाद वो जो शीशा होता है ना, ग्लास का जो एड्ज होता है वो मोटा हो जाएगा और मिडिल से थोड़ा वो पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करते रहते हैं। तो इसी के लिए हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं और शैडो सॉलिड भी कहते हैं। बहुत ही कमज़ोर होता है, टूट जाता है, दिखने में सॉलिड के जैसा होता है बट होता नहीं, ये एक धोखा देने वाला सॉलिड होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा यूजेस है। तो अब आप लोगों के लिए एक और होमवर्क रहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे और एमरफस सॉलिड का भी कुछ एग्जाम्पल आप लोग खुद से लिखेंगे, रिसर्च करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड आते हैं एंड एमरफस सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड आते हैं। उसके अलावा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों के बीच में, कि डिफरेंट निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट होता है, और वो भी आप कॉपी में लिखेंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो, क्लास की वीडियो कैसी लगी। इसके आगे हम और क्रिस्टलाइन सॉलिड को और डीपली जानेंगे, इसके बॉन्ड्स को और डीपली जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज इतना आप लोग बेस बना के चलो और इसका अपना एक नोट डाउन, खासकर एक नोट्स अपने कॉपी में ज़रूर बनाना। आप लोगों को जो भी दिक्कतें होंगी वो मैं यहाँ क्लियर करवाते चला जाऊँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जितना हो सके उन बच्चों को ज़रूर शेयर करना जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लो।